दोस्तों आज से मैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 8 एंजाइम को स्टार्ट करने वाला हूं। और यूनिट 8 में आज हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, कोफैक्टर, को एंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो इन सभी टॉपिक को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में ढेर सारे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि एंजाइम फाउंड कैसे हुआ और इसके फाउंडर कौन है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अल्कोहल का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रूट या फिर ग्रेन्स यूज़ करते हैं, उसका फर्मेंटेशन करते हैं। और इसके फर्मेंटेशन के लिए हमें चाहिए होता है एक प्रकार का फंजाई जो कि है ईस्ट। तो इस प्रकार से जो ईस्ट है वो फर्मेंटेशन में भाग लेता है और फॉर्मेशन करता है अल्कोहल का। तो आपको बता दें कि 18 सेंचुरी तक लुइस पास्चर का कहना था कि ईस्ट में कुछ ऐसे सबस्टेंस पाए जाते हैं जो कि फर्मेंटेशन करते हैं, परंतु उन्होंने उस सबस्टेंस का नाम नहीं बताया। तो कुछ ही सालों बाद 1877 में विलेहम कुहने नामक साइंटिस्ट ने बताया कि ईस्ट में एक विशेष प्रकार का सबस्टेंस पाया जाता है जो कि अल्कोहल के फर्मेंटेशन में सहायता करता है, और इस सबस्टेंस का नाम उन्होंने रखा एंजाइम। तो एंजाइम टर्म रखने का रीज़न क्या था? तो एंजाइम जो है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, इन और जाइम। इन का मतलब हुआ इनसाइड और जाइम का मतलब हो गया ईस्ट। चूँकि एंजाइम को सबसे पहले ईस्ट में रिपोर्ट किया गया था विलेम कुहने द्वारा, इसलिए इसका नाम पड़ गया एंजाइम। आई होप आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि एंजाइम की खोज कैसे हुई और एंजाइम नाम कैसे पड़ा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइम होते क्या है। एन एंजाइम इज़ ए प्रोटेनियस बायोकैटलिस्ट दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट itself being चेंज इन द ओवरऑल रिएक्शन। तो कहने का मतलब है कि जो एंजाइम होते हैं ये एक प्रकार के प्रोटीनियस सबस्टेंस है, यानी कि प्रोटीन के बने हुए सबस्टेंस होते हैं, और ये एक जैव उत्प्रेरक है, यानी कि जीवों में उत्पन्न होने वाला उत्प्रेरक है। अब एंजाइम करते क्या है? एंजाइम किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं और अभिक्रिया में बिना अपने चेंज हुए अलग हो जाते हैं, अर्थात ये अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उस अभिक्रिया में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और प्रोडक्ट का जैसे ही फॉर्मेशन होता है एंजाइम ज्यों के त्यों अलग हो जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में एंजाइम में कोई चेंजेस नहीं होता। तो जो एंजाइम है वो कैटलिस्ट से यहीं पर डिफ़र करते हैं कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीनियस होते हैं, लेकिन जो कैटलिस्ट होते हैं वो प्रोटीन के भी हो सकते हैं, बिना प्रोटीन के भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो एंजाइम और कैटलिस्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑल एंजाइम आर कैटलिस्ट बट ऑल कैटलिस्ट आर नॉट एंजाइम। द टर्म एंजाइम वाज क्वाइंड बाय कुहने। तो जैसा कि मैंने बताया था कि शब्द एंजाइम सबसे पहले प्रयोग करने वाले थे जर्मन साइंटिस्ट F.W. कुहने। More than 5,000 different type of enzyme have been discovered so far in living organisms. Virtually cellular reaction or process are mediated by enzyme. तो लगभग 5,000 से भी अधिक अलग प्रकार के एंजाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म में खोजे गए हैं जो कि लिविंग सेल में अलग अलग जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है या मेटाबॉलिक प्रोसेस है उनको कंट्रोल करते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइम के स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो एंजाइम को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला है सिंपल एंजाइम और दूसरा है कंजुगेटेड एंजाइम। आपको बता दें कि कंजुगेटेड एंजाइम को हम कॉम्प्लेक्स एंजाइम भी कहते हैं। तो अगर हम बात करें सिंपल एंजाइम की, तो जो सिंपल एंजाइम होते हैं केवल प्रोटीन के बने होते हैं, यानी कि इनकी जो संरचना होती है अमीनो अम्ल से मिलकर बनती है और अमीनो अम्ल से मिलकर बनाते हैं प्रोटीन। तो जितने भी सिंपल एंजाइम होते हैं वो सभी प्रोटीन के बने होते हैं। वहीं हम बात करें कंजुगेटेड एंजाइम की, तो कंजुगेटेड एंजाइम प्रोटीन और नॉन प्रोटीन, यानी कि ये प्रोटीनस और नॉन प्रोटीनस 2 पार्ट से मिलकर बने होते हैं। तो कंजुगेटेड प्रोटीन का जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं को फैक्टर। ध्यान दीजिएगा कि जो कंजुगेटेड प्रोटीन है उसका जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं को फैक्टर।
तो अगर हम एपो एंजाइम को देखें तो एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट है, लेकिन ये बायोलॉजिकली इनएक्टिव होता है। और जो कोफैक्टर है ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, लेकिन इसकी ज़रूरत होती है कैटलिक एक्टिविटी के लिए। यानी कि ये जो कोफैक्टर है ये एपो एंजाइम को एक्टिव करता है, बिना कोफैक्टर के एपो एंजाइम एक्टिव नहीं होता। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो कंजुगेटेड प्रोटीन है, कंजुगेटेड प्रोटीन दो पार्ट से मिलकर बना है, एपो एंजाइम और कोफैक्टर। तो एपो एंजाइम प्रोटीन वाला पार्ट है और वो बायोलॉजिकली इनएक्टिव होता है, और कंजुगेटेड नॉन प्रोटीन है वो बायोलॉजिकली एक्टिव होता है और एपो एंजाइम को एक्टिव करता है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है होलो एंजाइम। होलो एंजाइम क्या होता है? जब एपो एंजाइम और कोफैक्टर ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो उसे टर्म दिया गया है होलो एंजाइम। याद रखिएगा, होलो एंजाइम पर आपके एग्ज़ाम में 60 नोट पूछे जाते हैं। तो जब इनएक्टिव एपो एंजाइम से कोफैक्टर जुड़ता है तो इसे एक्टिवेट कर देता है, और इन दोनों के जुड़ने से एक्टिवेटेड जो संरचना बनती है वही कहलाती है होलो एंजाइम। अब थोड़ा डिटेल में हम कोएंजाइम के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कोएंजाइम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो कोफैक्टर होते हैं वो कंजुगेटेड एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। अब होता क्या है कि कुछ जो कोफैक्टर हैं वो मेटल आयन होते हैं और कुछ जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो जब कोफैक्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं तो उन्हें कहा जाता है को एंजाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। व्हेन कोफैक्टर आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड देन दीज आर कॉल्ड को एंजाइम। अब बात करते हैं उन कोफैक्टर की जो कि यूजुअली इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं या फिर आयन होते हैं। तो इस तरह के कोफैक्टर को हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम है या फिर कंजुगेटेड एंजाइम है उनका जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो होता है कोफैक्टर। कोफैक्टर टू टाइप के होते हैं, एक होता है कोएंजाइम और दूसरा होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो कोएंजाइम होते हैं ये लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, और जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो जनरली इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या एटम होते हैं। और एक सबसे बड़ा अंतर है कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप की, कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो एपो एंजाइम से टाइटली बाउंड होते हैं, और जबकि जो कोएंजाइम है यह एपो एंजाइम से लूजली बाउंड होता है। मतलब कोएंजाइम एपो एंजाइम से पूरी तरह से अटैच नहीं होता, अच्छे से बाउंड नहीं करता, जबकि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, एपो एंजाइम से बहुत टाइटली जुड़े होते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोएंजाइम की। द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट लूजली बाउंडेड टू एपो एंजाइम बाय नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो कोएंजाइम होते हैं ये नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं और ये एपो एंजाइम से लूजली जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, विटामिन और कुछ विटामिन की जो डेरिवेट्स होते हैं वो कोएंजाइम के रूप में काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो कोएंजाइम होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। वही हम बात करें प्रोस्थेटिक ग्रुप की, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं ये नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और ये टाइटली एपो एंजाइम से जुड़े होते हैं। आई होप आपका एंजाइम से जुड़ा हुआ जो डाउट है, चाहे वो को एंजाइम हो, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो, होलो एंजाइम हो, एपो एंजाइम हो, कोफैक्टर हो, इन सभी से जुड़ा हुआ जो डाउट है आपका क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगले पार्ट में हम एंजाइम से जुड़े हुए और भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।